आप कंटिन्यू, आप ज्वाइन रखिए। जी मैं इस 2 सप्ताह के संकाय विकास कार्यक्रम गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में सम्मिलित हुए सभी गरिमा विभूतियों का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साधु साधु। मैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के माननीय आदरणीय कुलपति महोदय से माननीय कुलपति महोदय, मैं करबद्ध आपका स्वागत करता हूँ। आज मुझे लगता है विश्व के विधानमंडलों में आपके जैसी विद्वता वाले राष्ट्रनिष्ठ और लेखक समालोचक अध्यक्ष यत्किंचित ही कहीं हमें मिल सकेंगे। और मुझे लगता है कि हमारा यह आज का गूगल मीट का जो नेटवर्क है वह भी अपर्याप्त है आपके आभा मंडल को ठीक से एकोमोडेट करने में। और यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने यह जो 10 दिन का एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, इसके पीछे अपना एक हेतु है। हेतु मुख्य रूप से यह है कि अचानक इस कोविड के कारण अपने पूरे देश में अध्यापन ऑनलाइन हो गया पिछले 4 महीनों में। लेकिन अधिकांश देखा गया कि जो पारंपरिक रूप से जिस प्रकार का अध्यापन होता था वही पाठ्य सामग्री वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स में भी डाल दी गई। इसलिए हमें लगा कि इस प्रकार की ऑनलाइन शिक्षण में किस प्रकार के पेडागोजिकल इंटरवेंशन यानी कि शिक्षण उपागम का उपयोग होना चाहिए, चाहिए, इन सारे विषयों के ऊपर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने यह 10 दिन का संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित करना चाहता हूं। आपको भी इस बात में बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होगी कि अपने इस उत्तर प्रदेश में जो ग्रेटर नोएडा में विश्वविद्यालय है वह देश के 1000 विश्वविद्यालय में पहला विश्वविद्यालय है जिसने सबसे पहले देश में ऑनलाइन परीक्षाएं पूरी करके और अपना रिजल्ट भी घोषित कर दिया। आपको भी इस बात से एक अच्छा अनुभव होगा। और दूसरी बात यह है कि हम देश का पहला विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अपना ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरवा कर और रिमोट प्रोक्टर्ड ऑनलाइन एग्जाम देश में पहली बार प्रवेश के लिए हमने पिछले 26-28 जून को करके और अपनी काउंसलिंग पूरी करके लगभग आधे से अधिक प्रवेश भी हमने पूरे कर लिए। और हमने 29 जुलाई से अगले सत्र की अध्यापन भी प्रारंभ कर लिया। तो यह एक आपके सम्मुख निवेदन करने में बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है कि आपका आगमन प्रथम बार हुआ है। हम यह भी निवेदन करें कि पिछले वर्ष हम देश का पहला विश्वविद्यालय थे जिसने बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रारंभ किया, आईआईटी हैदराबाद, और हम 2 उच्च शिक्षण संस्थान हैं जिन्होंने देश में प्रथम बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। यह भी निवेदन करने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि रेलवे सिग्नलिंग एंड रेम्स में एमटेक भी देश में अन्यत्र कहीं नहीं चलता। हमने ऐसे जीनोम इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, कई सारे पाठ्यक्रम देश में पहली बार प्रारंभ किए। तो इस प्रकार हमें बहुत प्रसन्नता है कि आपके सम्मुख यह सारा निवेदन करने का आज अवसर मिला। एक छोटा सा निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि भारत में उद्भूत जो 4 पंथ हैं और उसमें बौद्ध मत का हमारे यहाँ अध्ययन बड़े व्यापक स्तर पर है। करीब 150 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के छात्र, जिसमें नन्स, मॉन्क्स, ऐसे सभी लोग हैं, वो भी यहाँ अध्ययनरत हैं। तो हमने एक संगोष्ठी यह भी करवाई कि बौद्ध मत के विशेष संदर्भ में भारत में उद्भूत सभी पंथों में विश्व मंगल की कामना में कितना साम्य है, इस पर लगभग जो है 17 अन्य देशों के प्रतिभागियों के साथ बहुत अच्छा इसमें प्रतिसाद मिला। तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जहाँ एक प्रकार से पारंपरिक जो कला, विज्ञान, वाणिज्य में शिक्षण के साथ साथ इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों में बहुत एक प्रकार से आधुनिकतम शोध का भी प्रवर्तन करने के साथ साथ हमारे जो विभिन्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस या भारत में जो विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं हैं, चाहे वो बौद्ध मत हो, चाहे वो सनातन वैदिक हो, चाहे वह हमारा सिख मत हो, चाहे जैन मत हो, ऐसे सभी इन मत पंथों के साम्य के ऊपर अनुसंधान
करके किस प्रकार से सभी मतपंथ विश्व मंगल के लिए समर्पित हैं, किस प्रकार से बौद्ध मत में जैसे महाकरुणा डीप कंपैशन की बात की है, तो कैसे अन्य मत पंथों में भी इसी प्रकार से महाकरुणा की बात आती है। तो ऐसे भी विषयों के ऊपर साहित्य सृजन एक इस बात की भी मुझे प्रसन्नता है कि महाभारत के काल के बाद पिछले 5000 वर्षों में इस देश में जो विभिन्न शासन व्यवस्थाएं रही हैं, उनकी शासन प्रणालियां कैसी थी, इस पर भी हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कराई। तो एक प्रकार से सामान्य अध्यापन के साथ साथ नव्य ज्ञान सृजन की दिशा में भी यह विश्वविद्यालय चेष्टारत है। और उसी क्रम में यह अब जो एक प्रकार से पूरे विश्व में शिक्षण की यह एक नई परिपाटी प्रारंभ हुई है, जिसमें कि ऑनलाइन टीचिंग, तो यह ऑनलाइन टीचिंग को हम कैसे प्रभावी बनाकर भारत को विश्व के अग्रिम पंक्ति के देशों में किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं। और विशेषकर अभी नई शिक्षा नीति में भी दीक्षा नाम का जो एक प्लेटफॉर्म है, जिसे 15 दिन पहले ही हमारे राष्ट्रपति महोदय ने उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने समर्पित किया था देश के लिए। तो उस दीक्षा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उस संदर्भ में भी यह आज का हमारा यह जो 10 दिन का संकाय विकास कार्यक्रम एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। इतना कहकर पुनः मैं आज के मान्यवर मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए आपसे मार्गदर्शन के लिए निवेदन कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के मुख्य अतिथि से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने शुभ आशीष वचनों से हमारा मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद दें। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आदरणीय प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी, प्रोफेसर श्वेता आनंद जी, डॉक्टर विनोद सनवाल जी, और इस पूरे कार्यक्रम में पीछे कई दिन से प्रतिभाग करने वाले, प्रशिक्षण देने वाले, अपना विषय रखने वाले ऐसे सभी विद्वान महानुभाव, प्रेस के मित्र और इस संस्था से जुड़े सभी प्रिय और आदरणीय अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आप सबके समक्ष उपस्थित होने का अवसर पा रहा हूं। ऐसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालय और इस प्रकार के पदाधिकारी, ऐसे विद्वान महानुभावों के बीच स्वयं को संकोचशील पाता हूं। मैं साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए विधानसभा का अध्यक्ष हूं। एक अच्छे छात्र के रूप में हमने अपना पूरा जीवन बिताया है। इसलिए जब कभी विश्वविद्यालय या ऐसे अवसर जहां पर छात्र से संवाद करने का अवसर मिलता है, विद्यालय के सभी पदाधिकारियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय चिंतन, दर्शन और शिक्षा प्रणाली, इनका उद्भव एक साथ आगे पीछे हुआ। इसकी तिथि हम बहुत पीछे ले जाएं तो वैदिक काल में जाती है। इसके पहले भी रही होगी। वैदिक काल में जिन तत्वों का, जिन आदर्शों का और जिन दार्शनिक तत्वों का उल्लेख है, इस सबके लिए निश्चित ही बहुत खूबसूरत स्कूल थे। जब मैं खूबसूरत इस्तेमाल करूंगा तो आधुनिक भारत में और आधुनिक विश्व में खूबसूरत का अर्थ होगा कि 10 मंजिला, 15 मंजिला, बहुत सुंदर लिफ्ट, बहुत सुंदर पार्क, बहुत सुंदर फव्वारे। लेकिन जब मैं उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल का स्मरण करूंगा तो वहां पर समर्पित आचार्य, समर्पित शिष्य और एक समर्पित वातावरण शिक्षा का था। और उस समय के संसाधनों के अनुसार वह ऐसा वातावरण था कि उन्हीं विश्वविद्यालयों से पढ़ के निकले लोग दार्शनिक और ऋषि याज्ञवल्क्य को भी चुनौती दे रहे थे, गार्गी चुनौती दे रही थी। ये उस समय की शिक्षा का ही परिणाम था कि प्रश्न, जिज्ञासा, शंका, विस्मय, चुनौती, इन सबके साथ मिलकर प्रकृति के सत्य
प्रकृति के तथ्य और प्रकृति के रहस्य, इन पर ढेर सारा काम हुआ था। और तभी जैसा भी हमारे पुराने दर्शनों का, तभी सांख्य हुआ, तभी गौतम का दर्शन आया, तभी न्याय आया, तभी वैशेषिक आया, और उसी परंपरा में फिर बौद्ध मत आया। तो ये भारत की धरती ज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, अनुभव और अनुभूति की दृष्टि से एक विशेष प्रकार का शैक्षणिक वातावरण धारण करती रही है। और तमाम नई चुनौतियों के बावजूद अपने उपकरणों को नए तरीके से बनाने, गठित करने और उनका अनुसंधान करने में भी यहाँ के हमारे पूर्वज लगे रहे। प्रकृति और मनुष्य में अंतर्विरोध है, ये बात स्थापित है। प्रकृति और मनुष्य के बीच संगति है, अंतर संगीत है, ये भी बात स्थापित है। जहाँ संगति है, जहाँ संगीत है, वहाँ तो आनंद है। अनेक अवसर ऐसे भी आते हैं जब मनुष्य और प्रकृति के बीच अंतर्विरोध बढ़ जाते हैं, और उन अंतर्विरोधों से बढ़ने के कारण सामान्य जीवन यापन, सामान्य जीवन की गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। शिक्षा का प्रभावित होना ये और बड़ा कष्टकारी है। एक चुनौती सामने है इस समय पूरे विश्व के सामने, महामारी की चुनौती, और इस चुनौती से शिक्षा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस दृष्टि से अनेक विश्वविद्यालयों में छोटे मोटे काम हुए हैं, चिंतन भी हुए हैं, सरकार के स्तर पर भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जिस तरह से आपके विश्वविद्यालय में पूरे वातावरण को बहुत गहराई से अध्ययन करते हुए और एक विशेष प्रकार का नवाचार इस दिशा में कदम बढ़ाया है, मैं भूल न जाऊं इसलिए मैं बीच में ही इस विश्वविद्यालय को, कुलपति को और यहाँ के सारे आदरणीय बंधुओं को बधाई देना चाहता हूँ कि एक विशेष प्रकार का नवाचार आपने प्रस्तुत किया है। यह नवाचार केवल 21वीं या 20वीं शताब्दी की देन नहीं है। बहुत पहले भी जब हमारे पास कागज नहीं था तो हम भोजपत्र में लिखते थे। कागज का अनुसंधान भी नहीं था, भोजपत्र भी हमारे ध्यान में नहीं था, तो हम आचार्य को बोलकर सुनाते थे और शिष्य आचार्य बोलकर सुनाते थे और शिष्य उसे सुनता था। हमारा सारा वैदिक काव्य, वैदिक वाङ्मय सुना गया, गाया गया, कहा गया है। उसमें से फिर धीरे धीरे विकास हुआ, फिर लिपि बनी, फिर लेखन का आविष्कार हुआ, तो धीरे धीरे एक नया नवाचार ही चलता रहा। और यह नवाचार हमारे पूर्वजों ने, वैदिक पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज दार्शनिकों ने प्राप्त किया प्रकृति के अध्ययन, विश्लेषण और विवेचन से। प्रकृति नवाचार पसंद करती है। नित्य नए जीव, कहीं एक तरफ विदाई हो रही, दूसरी तरफ आंगन में किलकारियां, नए फूल, नए बादल, नई प्रकृति, नए पक्षी, नए गीत। प्रकृति प्रतिपल पुरानी है, शाश्वत है, और प्रतिपल पुनर्नवा है। और यह पुनर्नवा होना हमारे पूर्वज ऋषियों ने बहुत पहले अनुभव कर लिया था अपने इसी शैक्षणिक वातावरण के दौरान। अब जो चुनौती सामने आई है वो चुनौती बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है, इसलिए कि जिस आधुनिक विश्व में हम रह रहे हैं वहां पर हम बहुत आगे बढ़ गए थे सुविधाओं के आधार पर, और हमारे पूर्वज जिस विश्व में रह रहे थे उनके सामने कठिनाइयां तो थी, लेकिन उन कठिनाइयों को वो आनंद मगन होकर अनुभव करते थे, एंजॉय करते थे उन कठिनाइयों को भी। तो हमारे पूर्वजों ने एक मार्गदर्शन दिया कि प्रकृति के साथ आत्मीय होकर जहाँ कहीं अंतर विरोध हैं उनको दाएं बाएं सुलझाकर और इसी प्रकृति के अंतर संगीत को अनुभव करते हुए हमको इस राष्ट्र का और पूरी मनुष्यता का कल्याण करने के लिए प्रतिबद्ध होना है। विश्वविद्यालय ऐसे अवसरों के लिए एक विशेष स्थल होते हैं, और विश्वविद्यालयों में नया चिंतन, नई दृष्टि, नया विचार, नई तरह से विवेचन, नई तरह से विश्लेषण
ऐसा सब होना चाहिए, अधिकांश जगह होता है, लेकिन हो रहा है इसकी जानकारी साधारण जनों को नहीं है। मैं अपनी बता दूं, मैं विधायक होने के बाद ही विश्वविद्यालयों के बारे में पूरी जानकारी पा सका। विधायक होने के पहले मेरे पास कोई अपने अनुभव नहीं थे। अब जब मैं देखता हूं कि शोध का कार्य आप कर रहे हैं, अब मैं जब देखता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे गौतम बुद्ध नगर में विश्वविद्यालय में तमाम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, दर्शन जैसे गूढ़ विषयों पर चर्चा और चिंता कर रहे हैं, जब मैं ऐसा देखता हूं तो निश्चित रूप से ये एक सौभाग्य का, आनंद का, आह्लाद का क्षण पैदा होता है। आज जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के भीतर से एक नई बात निकाल कर लाना है, और फिर मैं बधाई दे रहा हूं कि आपका विश्वविद्यालय इसी दिशा में सक्रिय है। नई बात यह कि पहले तो निकट बैठना शिक्षा प्राप्ति का श्रेष्ठतम उपाय था, श्रेष्ठतम मार्ग था निकट बैठना। उसी में से उपनिषद शब्द आया। उपनिषद के कई अर्थ हैं, लेकिन मैं उपनिषद का अर्थ लेता हूं आचार्य के साथ, कुलपति के साथ, प्रोफेसर के साथ बैठना, उपनिषद, टू सिट विथ। अब पहले बहुत निकट बैठना, सटकर बैठना, बहुत आत्मीय होकर बैठना, और अब इसका ठीक उल्टा हो गया, फिजिकल डिस्टेंसिंग मानना, बहुत दूर दूर बैठना, काफी दूर से बात करना। तो जैसे हमारे पूर्वजों ने निकट बैठकर आत्मीय होने और ज्ञान दर्शन प्राप्त करने की शिक्षा विकसित की थी, ऐसे ही हमारे आधुनिक अग्रजों को, आधुनिक अग्रज से हमारा अर्थ कुलपति महोदय से और मित्रों से, वैसे ही हमारे आधुनिक अग्रजों को ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा। निकाल रहे हैं, ये बधाई है, लेकिन निकालना पड़ेगा कि पहले हम निकट बैठकर ज्ञान का संक्रमण आचार्य से पाते थे, अब हम दूर बैठकर ज्ञान का तत्व और बोध आचार्य से कैसे पाएं, इस विधा को कैसे विकसित करें। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान कभी कभी परिस्थितियां सिखाती हैं, कभी कभी व्यक्ति की इच्छा होती है। तो टेक्नोलॉजी के प्रति सजगता और आकर्षण, मुझे अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, मैं अभी भी अपना आर्टिकल मेरे बहुत जाते हैं, लेकिन मैं अभी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग टाइप करके नहीं मैं लिखता हूं, तो हमारे सहायक उसको लिखते हैं, लेकिन बार बार मन में आता है कि मैं भी जरा टाइप करना सीख लूं। तो ये हमारे जैसे लोग जो दूरी बनाकर रखते हैं, इस डर से कि हो सकता है इसको हम ना जान पाए, मुझे लगता है कि ये बड़ा कोई कठिन काम है। लेकिन जब से आपके विश्वविद्यालय ने 2-3 दिन पूर्व, 4 दिन पूर्व मुझसे संपर्क किया था, और जब उस चिट्ठी में इसका पूरा विवरण था कि इस तरह का आयोजन है, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा काम करने जा रहे हैं। और ऐसे मैं, वहाँ मीडिया के मित्र बैठे होंगे, ये पत्रकार मान सकते हैं वह चाहें तो, हमारे 4,500 से ज्यादा आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। मैं उनको कहूँगा कि इस तरह की खबरें, जैसे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की ने अभी सूचना दी कुलपति महोदय ने, इस तरह की सूचना, इस तरह के इंफॉर्मेशन, उनमें ज्ञान और बोध दोनों होते हैं। केवल ज्ञान तो इंफॉर्मेशन का नया रूप विकसित होकर आया है, लेकिन बोध कि हमारे विश्वविद्यालय में ये हो रहा है, हमारा विश्वविद्यालय ऐसे ऐसे मामलों में प्रथम श्रेणी पर आया है। और जब ऐसा होता है तो जानकारी होती है, आत्मबोध के साथ गौरवबोध भी होता है, और लोग अनुसरण की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। और विश्वविद्यालय में, जैसा हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी चुनौती को अवसर बनाने की बात करते हैं, और देश बहुत ध्यान से उनको सुनता है, इस विश्वविद्यालय ने पहल की और चुनौती को, महामारी की चुनौती को एक अवसर बनाने, ये टेक्नोलॉजी जो विकसित होगी, ये जो नया तरीका विकसित होगा शिक्षण का, अध्यापन का, प्रबोधन का, ज्ञान देने का, ज्ञान प्राप्त करने का, ज्ञान पर पुनर्विचार करने का, विश्लेषण करने का, विश्लेषण करने का, जो भी तरीका आप विकसित कर रहे हैं, इस तरीके का लाभ केवल कोरोना में नहीं मिलेगा। तो एक राष्ट्र की पूरे शिक्षा की शैली बदलने जैसा अभियान है। और ये जैसे कोरोना के बारे में हम सब लोग
चिंतित रहते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन इस महामारी के समय मिली चुनौती को हम शिक्षा के श्रेष्ठतम श्रेयस्कर अनुसंधान में लगा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और इससे समाज के लोगों का, संरक्षकों का, जिनके बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका दृष्टिकोण बदलेगा। उपस्थिति प्रत्यक्ष ना होकर भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। अभी प्रारंभिक दिनों में कुछ दिन लगेगा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कुछ लोगों का मत ये होगा कि जब तक कोरोना है तब तक ये रंग ढंग है, उसके बाद इसका कोई उपयोग नहीं। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े आविष्कार जब आवश्यकता के गर्भ से निकलते हैं, वह आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे काम आते हैं, हमारे कहीं सहायक बनते हैं, कहीं कहीं वह हमारे संरक्षक बनते हैं और जीवन लोक मंगल के रास्ते आगे चलता है। मैं समझता हूँ, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और जिनको संबोधित कर रहा हूँ वे सब विश्वविद्यालय से जुड़े विद्वान, पत्रकार, शिक्षाविद, आचार्य। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपका अनुष्ठान सफल हो, आपकी योजना सफल हो, आपके स्वप्न सफल हो, आपके चित्त में शिक्षा की दृष्टि से जो जो आता है वह सारे अनुष्ठान आपके स्वप्न प्रति आकार लें। हमारी बहुत शुभकामनाएं कुलपति महोदय के प्रति, सिर झुकाकर आदर भाव, और सभी मित्रों के प्रति जो हमारी बात सुन रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव, आदर भाव व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपने परिवार के सदस्य के रूप में अवसर दिया सीधे संवाद करने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे जो उपलब्धियां हैं हमारे कुलपति महोदय, जो गुरु तुल्य भी हैं, उनके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से ही संभव हो पाए हैं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर विनोद कुमार सानवाल जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर विनोद कुमार सानवाल जी। करने के उपरांत आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आपने हमें समय दिया, आपने हमें शुभाशीष दी और आपने हमें अभिभूत किया। आपके बारे में जितना सुना था आप उससे कहीं अधिक हमें मिले। आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, आप पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखते हैं, आप एक बहुत बड़े विद्वान हैं और आपकी सहजता, सरलता का पता चला जब आपसे बात हुई और आपने कहा क्या हम 2 बजे से 2:30 बजे कर सकते हैं। मतलब आप इतने बड़ी पद पर विराजमान हैं, उसके बाद भी आप इतनी सहजता, सरलता और इतने अच्छे बात करते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये भी सौभाग्य की बात है कि हमारे परिवार के मुखिया प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश शर्मा जी, हमारे माननीय कुलपति महोदय, जिनके मार्गदर्शन में केवल यही एक एफडीपी नहीं, अनेकों कार्यक्रम इस कोरोना काल में हुए और जब से आपने विश्वविद्यालय का कार्यभार ग्रहण किया है, हमें विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान किए और हमें विभिन्न प्रकार के ऊंचाइयों पर विश्वविद्यालय को आप लेकर के गए। आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हमारे इस विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शिक्षक प्रोफेसर श्वेता आनंद, जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन देती रहती हैं और हमें समय समय पर प्रोत्साहन देती रहती हैं, महोदय आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे विश्वविद्यालय परिवार के वरिष्ठ अधिष्ठाता प्रोफेसर पीके यादव साहब, प्रोफेसर संजय शर्मा साहब, प्रोफेसर वंदना पांडे मैडम, प्रोफेसर नीति राणा, प्रोफेसर एन.के. मलकानिया साहब, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप सभी प्रोग्राम में और सभी कार्यक्रमों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रमेश गरिया जी, प्रोफेसर सुषमा पांडे जी, प्रोफेसर शाही जी, डॉक्टर राकेश राणा, डॉक्टर संजय त्यागी,
श्रीमती नीलू व्यास व अन्य मित्रगणों का विशेष आभार कि आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों का सहयोग किया। विशेष आभार मैं एरम खान जी का करना चाहूँगा कि आपने इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग हमें प्रदान किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पंकज जी का भी बहुत बहुत आभार कि आपने संयोजन में और बाकी कार्यक्रमों में हमारी बड़ी मदद की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करने वाले मेरे छोटे भाई डॉक्टर सतीश मित्तल, सुश्री प्रगति, श्रीमती सुश्री आंचल नागर, श्री आयुष और अन्य साथी जिन्होंने इसमें हमारी मदद की, हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर प्रदीप तोमर, डॉक्टर विक्रांत नैन के सहयोग के लिए भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री SN तिवारी जी, डॉक्टर संदीप राणा जी व अन्य सभी वरिष्ठ प्राध्यापक, प्राचार्य एवं अन्य साथी अधिकारी सभी का हम बहुत बहुत आभार करते हैं। इस कार्यक्रम में और अन्य कार्यक्रमों में हमारे मीडिया के बंधुओं का बड़ा सहयोग हमें मिलता रहा है। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करते हैं। विशेष रूप से इस पूरे देश के जितने भी रिसोर्स पर्सन जिन्होंने हमें विशेषज्ञ के रूप में सहयोग प्रदान किया, जिसमें नीपा से लोग थे, NCERT से लोग थे, विभिन्न विश्वविद्यालयों के लोग थे, सभी ने हमें बहुत बहुत सहयोग प्रदान किया। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो प्रतिभागी, जिनकी वजह से, क्योंकि हमारे कुछ प्रतिभागी विदेश के भी थे, विदेशी प्रतिभागी और हमारे देश के विभिन्न भागों से आए सभी प्रतिभागियों का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इस कार्यक्रम में जो अन्य कार्यक्रमों में जिन लोगों ने भी हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता दी, हम सभी का विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। सभी का बहुत महोदय आपका पुनः धन्यवाद कि आपने समय दिया और हमें शुभाशीष दी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं VC साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बंद के थैंक यू सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।